चलो स्टार्ट करें। अच्छा, म्यूचुअल फंड का शॉर्ट एक सम आएगा। वो सम इस टाइम तो बहुत इजी आया था, फ्रंट एंड लोड बैक एंड लोड फाइंड आउट करने के लिए आया था। वो जो सारे सम्स है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, वो नरेश सर कराएंगे। मतलब एक सेशन ही लेंगे वो पूरा तुम्हारा, ठीक है। सिर्फ मतलब वो तुमको इसमें भी लिख के आएगा सेबी के सम्स, ठीक है। तो सेबी के सम्स वही कराएंगे। कौन से? म्यूचुअल फंड से। अच्छा, प्रोविजन रिलेटेड जो सम है ना, वो मैं कराऊंगी। मतलब इसमें एक सम है ना, वो प्रोविजन रिलेटेड है, वो मैं करा दूंगी, वो मैं बताऊंगी कैसे। बाकी तो पूरा प्रोविजन ही है। अच्छा, एक सम आएगा और एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब दो दो चीज आएगा। एक सम आएगा ना, वो 4 मार्क का आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा, वो कितने मार्क का आएगा? वो भी 4 या 5 मार्क का आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये टोटल चैप्टर का वेटेज विल बी 9 मार्क्स। समझा ना? तुम क्लियरली लिखो, 1 क्वेश्चन सम 5 मार्क्स and 1 question theory. 1 question sum and 1 question theory, ठीक है। सम हमेशा 5 मार्क का होगा, और थ्योरी जो होगा वो 4 मार्क का या 5 मार्क का, डिपेंड्स कौन से क्वेश्चन में वो आया है करके, ठीक है। इस टाइम क्या आया था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हम करते जाएंगे तो मेरे को याद आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, अभी अभी म्यूचुअल फंड करता क्या है, पहले टॉपिक का नाम लिखने दो। चलो स्टार्ट। म्यूचुअल फंड कभी देखा है? अच्छा, क्या सुना है म्यूचुअल फंड के बारे में? जल्दी जल्दी बोलो। Subject to market risk, read all offer related document carefully before investing. चलो, और क्या सुना है? हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, वेरी गुड। फिर और क्या सुना है? फिर प्रॉफिट कमा के तू आता क्यों है? तू डायरेक्टली उधर ही चले जाए। अच्छा हाँ, तू प्रोफेशनल से नीचे आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, उसे एकदम परफेक्ट बोला। तुम लोगों ने सुना कि मस्ती करते थे? सुना? नहीं सुना? कश हटी। हाँ, मैं बोलूंगी नहीं, मेरी प्यारी आवाज से सुना है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, ठीक है। चलो ध्यान से। तुमको ऐसा लगता होगा ना मैं अपनी म्यूचुअल फंड क्या करता है? पहले तो असेट्स को पुल करता है। तुम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में तुम लोग ये गाना गाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो कैसे गाते थे? ऐसे गाते थे प्राइमरी स्कूल में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे गाते थे कि एक्टिंग करके गाते थे। एक्टिंग तो इधर भी वही करना है हमको, ठीक है। और सब एक्टिंग करेंगे। अगर कोई भी एक्टिंग नहीं किया, स्टेज पे बुला के अकेले एक्टिंग कराऊंगी, ठीक है। और करो, उसमें क्या है, बचपन है ना, तो करो ना, ठीक है। बुढ़े हो गए हो क्या तुम लोग? नहीं ना, तो अभी भी बचपन में हो ना। हाँ, जवानी में हो। तेरे को बहुत फूट रही है जवानी, तो रुक जा, जवानी वाला। हाँ, बट अंदर तो हमेशा बचपन रहेगा ना, ठीक है। तुम अभी किधर भी अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे, बच्चे नहीं बन जाओगे? तो फिर हम बच्चे बन जाते हैं ना। चल, म्यूचुअल फंड क्या करता है बेटा? म्यूचुअल फंड एसेट्स को पुल करता है। क्या करता है? एसेट्स को पुल करता है, उसका मतलब क्या हुआ? पैसा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो पैसा कलेक्ट नहीं लिखने का, क्या बोलने का? एसेट्स को पुल करता है, ठीक है। तो ऐसे 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 वो क्या करता है? एसेट्स को पुल करता है। कि कौन से इन्वेस्टर के पास से? हम जैसे लोगों के पास से, जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर जिनको नॉलेज है ना, वो कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। पक्का बोल रही हूँ। क्यों? वो डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करे। मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ना, डायरेक्टली 50% रिटर्न मिलेगा या 100% रिटर्न मिलेगा। डायरेक्ट मार्केट में अगर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। बट अच्छा, ऑब्वियसली जाएगा भी उतना ही कभी कभी, ठीक है। बट इधर इधर मतलब रिस्क थोड़ा कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ रिस्क नहीं है। कुरल क्यों इतना लेट आया रे भाई? अच्छा, आज मेगा ब्लॉक होगा, ठीक है, समझा। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? एसेट्स को पुल करता है, मतलब पैसा इकट्ठा करता है। अच्छा, एसेट्स को पुल करता है तो इंग्लिश में मतलब स्पेलिंग बोलो। एसेट्स तो समझता है, एसेट्स पुल का स्पेलिंग चाहिए मुझे। पी पी यू
POOL, ये पुल, स्विमिंग पूल वाला पुल। पुल्स का मतलब ही, ये पुल का मतलब कलेक्ट होता है, समझा? और वो पुल का मतलब खींचना होता है, और वो पुल का मतलब कलेक्ट होता है। ऐसा नहीं लगता है मैं इंग्लिश का क्लास ले रही हूँ? शर्म करो। ठीक है, तो एसेट्स को क्या करेंगे बेटा? पुल करेंगे। हाँ, एसेट्स पुल करेंगे, फिर क्या करेंगे? वो इन्वेस्ट करेंगे। किसमें इन्वेस्ट करेंगे? वो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, एसेट्स को पुल करेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक सिक्योरिटी नहीं, मतलब इक्विटी शेयर भी होगा ना तो बहुत सारे इक्विटी शेयर होंगे, प्रेफरेंस शेयर भी होगा ना तो बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर होंगे, मतलब बहुत सारे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होंगे, डिबेंचर्स होंगे तो बहुत सारे डिबेंचर्स होंगे। सो इन शॉर्ट वो क्या करता है पता है? डाइवर्सिफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। और हमेशा याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि आपने ये कहावत सुनी है, नेवर पुट द एग्स इन वन बास्केट। उसका मतलब क्या होता है कि अगर एग्स एक ही बास्केट में रखा, हाँ हाँ बोल, नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? करेक्ट। और अगर लॉस होगा ना तो पूरा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा होगा, ऐसे नहीं बोला, बट लॉस होगा तो पूरा लॉस होगा। अच्छा, अभी डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा? अभी देखो, मैंने एक्स में भी इन्वेस्ट किया, मैंने वाई में भी इन्वेस्ट किया। अगर मार्केट ऊपर गया और ये एक्स है ना, मार्केट के सेम जाता है, मतलब ये मार्केट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनट है, ये मार्केट से इनवर्सली प्रोपोर्शनट है। ऐसा हो सकता है ना, कोई कोई शेयर से होते हैं। ठीक है, कोल इंडिया मैंने देखा है यार, मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना तभी वो थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, और मार्केट जब भी नीचे जाता है ना वो काफी ऊपर, एकदम ऊपर चला जाता है। मतलब वो कोल इंडिया मैंने देखा है, वो कोल इंडिया है ना एकदम मार्केट से इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है। ठीक है, तो सपोज मान लो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो अगर सपोज मान लो मार्केट ऊपर गया तो इधर से तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर मार्केट नीचे आया तो इधर से तो लॉस हो जाएगा, चलेगा, बट इधर से तेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो वो लोग ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन के कारण हमेशा रिस्क क्या होता है बेटा? कम होता है। यहां तक समझा? सो डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज रिड्यूस रिस्क। क्योंकि लैंग्वेज देखो, अभी ऑल स्टॉक्स डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम इन अ सेम प्रोपोर्शन। समझा? तो अगर किसी ने पूछा डाइवर्सिफिकेशन क्यों रिस्क रिड्यूस करता है, तो ये सेंटेंस चाहिए। क्या लिखोगे बताओ बेटा फटाफट? ऑल स्टॉक्स डू नॉट मूव इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन पहले लिख दो, सेम डायरेक्शन सेम प्रोपोर्शन एट सेम टाइम। अभी समझा कि नहीं समझा बेटा? समझा। अभी डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या हो गया बेटा? रिस्क कम हो गया। अच्छा, रिस्क कम हो गया, अच्छा वेरी गुड, फिर रिटर्न तो आएगा ही आएगा। सो इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड क्या जनरेट कर रहा है अभी? रिटर्न्स। ठीक है, अरे होगा ना रिटर्न। अच्छा, कैसे रिटर्न मिलेगा बताओ? म्यूचुअल फंड को कैसे इनकम आता है? सोच के बताओ। यही है ना, बच्चे लोग नहीं समझते। म्यूचुअल फंड को कैसे रिटर्न आता है? दो रिटर्न आते हैं, कैसे आएगा? सिक्योरिटीज। हाँ, वही पूछ रही हूँ, कैसे रिटर्न आया? सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, चलो मान लो उसे रिलायंस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, टाटा में इन्वेस्ट किया, अभी बता उसको रिटर्न प्रॉफिट कैसे होगा उसको? क्या क्या बोला? कंडीशन मतलब? नहीं 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 बेटा, मैं ऐसे नहीं पूछ रही हूँ कि म्यूचुअल फंड्स को कहाँ से मिलेगा, वो तो इन्वेस्टर दे ही देगा, वो नहीं बोल रही हूँ। म्यूचुअल ये इसको रिटर्न आएगा ना इधर से, हम तो इधर ही पहुंचे अभी तक, एज अ डिविडेंड। पहले तो हाँ वो पहला है, और जो तूने बोला ना वो भी करेक्ट है, मैंने तेरे को मना नहीं किया। ठीक है, एज अ डिविडेंड। बेटा ये पूछ रही थी मैं, अगर रिलायंस डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो डिविडेंड किसको देगा? मेरे को थोड़ी देगा डायरेक्टली, वो किसको देगा? म्यूचुअल फंड को देगा। ठीक है, सो रिलायंस डिविडेंड देता ना, वो म्यूचुअल फंड के लिए इनकम हुआ है। समझा? वेरी गुड, डिविडेंड हो गया। सेकेंड, तू बोला, तू करेक्ट। स्टॉक अप्रिसिएशन मतलब रिलायंस 100 रुपए में लिया था, ठीक है, अभी फिर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 150 रुपया हो गया,
तो 50 रुपीज मिला कि नहीं मिला, तो स्टॉक अप्रिशिएट हुआ, मतलब कैपिटल गेन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। और तेरे को क्या बोलेंगे, इसके इसके वाले का जो इनकम बोला वो डिविडेंड, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। सो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड ने जनरेट किया, क्या जनरेट किया बेटा, इनकम। अभी दो तरह की इनकम होती है उनकी, इनकी कौन सी इनकम होती है बेटा, एक डिविडेंड भी होता है एंड कैपिटल गेन भी होता है, बेटा समझा। हाँ गुड। तो दो तरह की इनकम होती है बेटा, एक कौन सा हो गया, कैपिटल गेन के हिसाब से भी होगा और इनकम, सॉरी माय मिस्टेक, डिविडेंड के हिसाब से भी होगा। ये हो गया जनरेट इनकम हो गया। ऑब्वियसली वो खुद नहीं रखेंगे, दे विल रिटर्न बैक टू इन्वेस्टर्स। मतलब ये जो कैपिटल गेन मिला ना एंड डिविडेंड मिला ना, वो वापस रिटर्न होगा, किसको रिटर्न होगा बेटा, इन्वेस्टर्स को रिटर्न होगा, आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, तभी पता चलेगा 1%, 0.1%, 0.5%, वो दिखेगा। और वो देखना ही पड़ता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा ना, उतना तुमको रिटर्न कम मिलेगा, करेक्ट है ना। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखना ही पड़ेगा, देखो उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। सो इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया बिफोर इन्वेस्टिंग। तुमको है ना ये चैप्टर में सिर्फ इतना नहीं समझेगा कि म्यूचुअल फंड करता क्या है, तुमको ये भी समझेगा अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं क्या क्या देखूंगी और मेरा कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो तुमको समझेगा इधर। समझा। स्टार्ट करो बेटा, तुमको नहीं आता ना इसमें इन्वेस्ट करने को मार्केट में, तो उधर एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करो, करो ग्रो अप। सबके पास आधार कार्ड पैन कार्ड आ गया है, जितना भी सेव होता है ना, मैं तो बोलती हूँ डायरेक्टली इन्वेस्ट ही करो। इन्फोसिस अच्छा है, विप्रो अच्छा है, भारतीय एयरटेल अच्छा है। अगर डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं करना है तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में करो, निफ्टी इंडेक्स में कर दो। अभी निफ्टी तुम इमेजिन करो, कोविड के टाइम पे निफ्टी एंड ये सेंसेक्स कितना नीचे हो गया था, आज कौन से पॉइंट्स पे है, 60,000 पॉइंट्स पे। समझ रहा है, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न हो गया है। तुम्हारा भी पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया होता था ना, अगर इन्वेस्ट किया होता था तो तो थोड़ा बहुत करो, मत करो एफडी में इन्वेस्ट, कुछ नहीं रखा है एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए। समझा। तो जितना भी पैसा, कुछ पॉकेट मनी कुछ तो बचता होगा ना यार, कि नहीं बचता है, तो क्या पिग्गी बैंक में डालते हो, तो क्या करते हो तुम लोग, खाते हो। अच्छा मतलब बचता ही नहीं है, खाते हो मतलब बचता नहीं है, अच्छा है ही नहीं पॉकेट मनी। अच्छा कोई बात नहीं, जब भी जॉब करोगे स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, बार स्टार्ट करना, ठीक है, अभी से स्टार्ट करेगा ना तो तेरा शेरवानी आ जाएगा शादी का, ठीक है। हाँ एक मिनट रुक रहा, मेरा को ये खत्म करने दे। रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, सो इन्वेस्टर को भी खुश, और कितना रिटर्न मिलता है, ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न मिलता है। अगर फालतू से फालतू म्यूचुअल फंड में भी डाल दिया ना, हाँ एकदम ही बहुत मार्केट गया ये हुआ तो चलेगा, बट ऑन एन एवरेज 10 to 12% रिटर्न मिलता है, एनी टाइम मोर देन एफडी। ठीक है, एनी टाइम, क्योंकि एफडी का अभी तो काफी रेट इंटरेस्ट हाई हो गया है, 7.5 हो गया है। ठीक है, अभी काफी हाई हो गया है, बीच में कम हो गया था ना एकदम करके। समझा कि नहीं समझा बेटा, डाउट है, क्वेश्चन है, पूरा समझा। हाँ बोल बेटा। करते हैं। हाँ बट वो अलाउड नहीं है ना। नहीं नहीं, वो करते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो होता है, उसको उसको ऑपरेटर बेस्ड फंड्स बोलते हैं। ठीक है, मेरे को तो अदानी विल्मर है ना, ऑपरेटर बेस्ड फंड ही लगता है। पता है तुम लोग को, एकदम हाइट हो गया था पता है अदानी विल्मर, फिर एकदम डाउन हो गया, अभी 500 पे पहुंच गया अदानी विल्मर। तो बहुत ज्यादा फिर एक पिक्स ट्रांसमिशन करके है ना, वो भी मेरे को तो ऑपरेटर बेस ही लगता है। ठीक है, कभी कभी ना जाता ना तो एकदम ऊपर चला जाता है, ठीक है, नीचे आता ना तो, अब तो वो होते हैं बहुत सारे ऑपरेटर बेस होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स अपने है ना क्लाइंट्स को फोन करके बोलते हैं इतने शेयर्स ले लो, इतने शेयर्स उठा लो, इतने शेयर्स कर लो। ठीक है, बट म्यूचुअल फंड ऐसा ऐसा अगर किया और सेबी को पता चला तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सब नहीं करता है, ऐसा लिखना होता है। प्रैक्टिकली अगर किया, बीच में किया हुआ था, किसने किया हुआ था, आई थिंक आईसीआई मुथूट फाइनेंस से किया था, नहीं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने कुछ तो उनके फंड मैनेजर ने किया हुआ था। ठीक है, फंड मैनेजर को पकड़ा हुआ था, क्यों उन्होंने क्या कुछ तो किया था यार, मेरे को बराबर नहीं पता है। हाँ, स्टॉक अपग्रेड किया था, तो वो करते हैं, बट वो लिखने का नहीं है ऐसा सब हमको, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब यही सब लिखना होता है, हम वो करते हैं, वो कहाँ से इनकम आता है वो देखते नहीं है, वो अलाउड नहीं है वो सब। हाँ, सिर्फ नॉलेज के लिए, हाँ ठीक है। बढ़िया, आज तक समझा कि नहीं समझा? ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड। सो अभी एक काम करते हैं, तेरे को डाउट था ना, ऑब्वियसली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहेंगे, मतलब रहते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड जब यूनिट्स इश्यू करेगा ना, तो आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? अच्छा, अभी तुम सबने किस में इन्वेस्ट किया? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड बदले में कुछ तो देगा ना। अगर तूने कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी किसी को कुछ तो देती है ना, क्या देती है कंपनी? शेयर्स। कंपनी क्या देती है? शेयर्स, एज अ प्रूफ कि तूने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो अगर तूने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड क्या देगा तुमको बदले में? यूनिट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम इन्वेस्टर्स होंगे ना, यहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे ना, इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे? यूनिट होल्डर्स। तुम लोग को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट होल्डर्स। तुम सब कौन हो? यूनिट होल्डर्स। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली ये जो मैनेज करता है ना पूरा फंड, वो सारे कौन होता है बेटा? प्रोफेशनल्स। वो कौन होते हैं? सारे प्रोफेशनल्स, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, एक नहीं होगा यार। ठीक है, एमबीए होंगे, सीए होंगे, सीएस होंगे, जिनको मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज है। यहाँ तक समझ रहा है कि नहीं समझा? सो म्यूचुअल फंड क्या इशू करता है? यूनिट्स, वो भी समझा। इसके लिए तुमको क्या बोलते हैं? यूनिट होल्डर्स। चलो एक काम करते हैं, अभी फटाफट म्यूचुअल फंड का पूरा मैकेनिज्म एक बार वापस रिवाइज करते हैं। म्यूचुअल फंड करता क्या है? असेट्स को पुल करता है। एक्टिंग करो। असेट्स को पुल करता है, फिर क्या करता है? देन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्ट किया, फिर दे जनरेट इनकम एंड दे रिटर्न बैक टू इन्वेस्टर्स। समझ रहा है? कोरल, तूने एक्टिंग नहीं किया ना? चल इधर आ, स्टेज पे आ, अकेला एक्टिंग कर तू। अभी तेरे को बोला था ना एक्टिंग करने को, अभी कर, मैं कर दे। मैंने नहीं देखा, कर कर, फटाफट कर। अरे कर। तो क्यों ऐसे डरते हो तुम लोग? फिर भूल जाओगे तुम लोग। नहीं भूलोगे ना? तो बोलो जोर से। म्यूचुअल फंड एसेट्स को पुल करता है, इन्वेस्ट करता है। हम लोग ये भूल गए, देख तेरे कारण में भूल गए। इन्वेस्ट करता है इन कैपिटल मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन करता है, फिर जनरेट इनकम, फिर रिटर्न बैक टू इन्वेस्टर्स। समझा कि नहीं समझा? और डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होता है? reduce risk, and all stocks, why it reduce risk? Because all stock do not move in the same direction, same proportion, same time. तुमको पता है इंट्रोडक्शन अपना ऐसे याद हो गया, समझा? अच्छा, उसके नीचे ऐसा दिया होगा कि वाई म्यूचुअल फंड, मतलब वो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, ऐसा दिया होगा। ठीक है, वो भी अपना हो गया। म्यूचुअल फंड क्या है? ट्रस्ट है। म्यूचुअल फंड ये पूरा एक क्या है बेटा? ट्रस्ट। तो ऐसे लिखा होगा ना, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। फिर सेकंड क्या लिखा होगा? एक सेकंड, एक सेकंड। Mutual fund is a trust, gives investor exposure to different segments. ऐसे क्यों लिखा? Give investor exposure to different segments in the market because it do diversification. Very good. Investor get access to the professional management. ऐसे क्यों लिखा है professional management? Because your funds are managed by professionals. उसके बाद plays an active role in building the wealth and generate income for investors. Obviously, they generate income for investors. A key participant in a capital market, very important, and source, very important source for the corporates to raise money. उसका मतलब क्या? ये लाइन मेरे को एक्सप्लेन करो। Why it is a source for a corporate to raise money? क्योंकि कंपनी को पैसा कहां से आएगा? या तो डायरेक्ट आएगा,
या तो थ्रू म्यूचुअल फंड्स आएगा. सो ऑब्वियसली कंपनी को पैसा या तो डायरेक्टली हम इन्वेस्ट करेंगे तो मिलेगा, या तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा तो मिलेगा. सो ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द सोर्स टू टू अरे बोलो टू रेज मनी. कि कौन रेज करता है पैसा? कॉर्पोरेट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स. कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेशन नहीं बेटा, कॉर्पोरेट्स. कॉर्पोरेट्स का मतलब कंपनीज. समझा? पूरा म्यूचुअल फंड समझा? अच्छा, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? तो कोई टेंशन मत ले बेटा, फ्रॉड नहीं होगा, नहीं होगा. सो ये लोग ऐसे सब तुम बोलते हो ना कि यार हमारा पैसा डूब जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं होगा फ्रॉड. ठीक है, एक बार ये हुआ था फ्रॉड, वो जब यूटीआई ने लॉन्च किया था. ठीक है, वो भी बहुत पहले हुआ था यूटीआई का. ठीक है, वो भी बहुत पहले हुआ था. उसके बाद कभी भी म्यूचुअल फंड में आज तक फ्रॉड नहीं हुआ. हाँ, म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होंगे ना, वो फ्रॉड करेंगे, बट उसमें तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो उनको अलग से प्रॉफिट होता है. ठीक है, तुमको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेबी रेगुलेटेड है ये. नॉट ओनली सेबी रेगुलेटेड, एक और रेगुलेटरी बॉडी है AMFI. ठीक है, ऑल नहीं, नहीं, ऑल म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे किधर तो लिखा है AMFI लिखा होगा, मिला? म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस मतलब, एक मिनट, हाँ, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. एक मिनट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ऑल नहीं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया. सॉरी सॉरी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया लिखा, ऑफ इंडिया लिखा. AMFI भी है. वो पूरा का पूरा क्या करते हैं बेटा? वो रेगुलेट करते हैं सारे सारे जो कंपनीज होते हैं ना म्यूचुअल फंड, उनको वो रेगुलेट करते हैं. तो दो तो है ही है. कौन है? सेबी एंड. तो डबल डबल तलवार लटकी है. तो डोंट वरी, तुम्हारा फ्रॉड का पैसा, तुम्हारा पैसा जाएगा नहीं. दो हो गया. तीसरा, तीसरा, अगर तुमने आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट किया तो आरबीआई भी इन्वॉल्व हो जाएगा. इनकम टैक्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, जहां इनकम है वहां पे इनकम टैक्स है. सो ऑब्वियसली तो इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा. और एक बचा एसआरओ. एसआरओ लिखा होगा ना किधर? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं. और ये सेक्शन 8 कंपनी होता है. स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, वो सारे इंटरमीडियरीज का एसोसिएशन होता है. तो किधर तो लिखो, इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी. इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी and it is an association of all intermediaries. It is an association of all इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरी समझता है ना, अपना मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, ये वो. समझा? अच्छा, एसआरओ समझा? अच्छा, एंड इन्वेस्टर एसोसिएशन तो चाहिए ही चाहिए. इन्वेस्टर के कोई ग्रीवियंसेस होंगे. ठीक है, तो दिस आर नथिंग बट व्हाट which influence mutual fund and they are also influenced by mutual funds. तो ऐसा लिखा होगा ना, हेडिंग देखो क्या लिखा है. हेडिंग क्या लिखा है? स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स का मतलब, स्टेक होल्डर्स आर पर्संस हु इन्फ्लुएंस म्यूचुअल फंड एंड दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूचुअल फंड्स. तो इसमें चार होंगे. कौन से चार? बोल वो फटाफट. फर्स्ट, अरे चार नहीं, चार पांच होंगे. बट आरबीआई, सेबी, एमएफआई, एसआरओ, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज एंड इन्वेस्टर एसोसिएशन. समझ रहा है? अच्छा, और दो रेगुलेटरी बॉडी मैंने ऑलरेडी बोल दिया. दो रेगुलेटरी बॉडी. कौन से दो रेगुलेटरी? सेबी एंड एएमएफआई. वो पीछे दे दिया होगा. अभी समझा? एक भी डाउट है म्यूचुअल फंड में तो मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरे को आंसर देते जाओ फटाफट. बोर्ड पे स्टार्ट करूं. तुमको ये ड्राइंग में से, ड्राइंग अच्छा है, वेरी गुड. ये ड्राइंग में से मेरे को एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड चाहिए. बताओ फटाफट, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल.
एक मिनट में लिख रही हूँ, हाँ स्टार्ट। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होगा? रिड्यूसेस रिस्क। वेरी गुड, तुमको सब जगह सबको डाइवर्सिफिकेशन, हर बैच को डाइवर्सिफिकेशन पहले ही दिखता है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, वो पूरा लिखने का, मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। रिड्यूसेस रिस्क बिकॉज ऑल स्टॉक डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन एट द सेम टाइम। यहां तक समझा? अच्छा, तो फर्स्ट हो गया डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड, एक मिनट, सब लोग मेरे से बात करोगे रादर देन एक दूसरे से बात करने से? अच्छा, अच्छा लगेगा मेरे को भी, ठीक है। मैं एडवांटेजेस करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बातें। चलो स्टार्ट। मतलब पूरा फंड्स कैसे मैनेज होता है? बाय प्रोफेशनल्स। पूरा फंड्स कैसे मैनेज होता है? बाय प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मैनेज होता है, मतलब मैनेजमेंट कैसा होगा? बाय प्रोफेशनल। अच्छा, एक प्रोफेशनल होता है कि टीम ऑफ प्रोफेशनल होता है? टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होगा। यहां तक समझा? तो हो गया मेरा, 2 पॉइंट्स हो गया। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट इधर से ही मिलेगा। हाँ तो ठीक है ना, वो तो वैसे भी होल से भी रेगुलेट करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम मिलेगा, मतलब रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा हाँ, वो गारंटी नहीं देते कि मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। देख अभी मेरा पोर्टफोलियो है ना, सब म्यूचुअल फंड का जो मेरा पोर्टफोलियो है ना, सब नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि मार्केट थोड़ा, मतलब जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया, तो आईटी सेक्टर अभी डाउन है बिकॉज ऑफ यूएस रिसेशन। समझ रहा है तुमको? तो मेरा नेगेटिव है, बट इट्स ओके। रिटर्न पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली रिटर्न गारंटी नहीं देते, बट रिटर्न पोटेंशियल जनरली होता है, ठीक है। अभी रिटर्न पोटेंशियल है, अभी ये लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में मिलेगा कि मीडियम टर्म में मिलेगा? क्या लगता है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म तो होगा ही नहीं, ठीक। अरे बच्चा है वो तुम्हारा। हाँ, पार्थ देखो, शादी के बाद कितने बच्चे चाहिए? जल्दी बोल, फट फट। अरे कैपेसिटी जुआ दे। अरे पैसा नहीं, इडियट। अरे अरे पैसा, अरे पैसा, पैसा नहीं बोली यार। अरे पैसा, अरे पैसे का बोला मैंने। हाँ बोल, बोल। अच्छा, दो चाहिए उसको। अच्छा, अभी दो, ये दो तेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है। क्षितिज, अरे बराबर बोली, क्या बात करते, पहली बार में। तेरा नाम नाम ही नहीं पूछा है ना मैंने? सिद्धि। कितनी सिद्धियां है अपने क्लास में? तो ये दूसरी है ना? वो वाली भी सिद्धि? हाँ, इधर भी कोई सिद्धि है। तू मेरे लिए लेक्चर के लिए आई है? क्या बात करती है? मुझे लगा, अरे कितना लेट आई। ओह, 10 के लिए जल्दी आई है। अच्छा, ग्रुप में नहीं डाला, पर ग्रुप में क्यों डालूंगी? मैंने अनाउंस किया। अच्छा, कल नहीं आई थी? क्यों? क्या करूं मैं तुम लोग का, ठीक है। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? सिद्धि, ठीक है। ऋतिक और, सॉरी, क्षितिज और सिद्धि, दो बच्चे अभी, ये छोटे छोटे नर्सरी में है, ठीक है। अभी तू इसमें इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, कर ही रहे ना मम्मी डैडी तेरे में इन्वेस्ट। करेगा ही करेगा इन्वेस्ट, मतलब स्कूल्स में भेजेगा, फिर कॉलेज में भेजेगा, फिर एमबीए करना होगा या सीए करना होगा या सीएस करना होगा, ठीक है, उसमें खर्चा करेगा। इन्वेस्ट किया तो मतलब अब 1-2 साल में तू इन्वेस्ट करेगा, 2 साल के बाद जब ये छोटे छोटे हैं, तभी बोले ये मैंने तेरे 2 साल इन्वेस्ट किया, चल पैसे दे। ऐसा नहीं होता ना, वो बच्चे हैं बेचारे, वो कहाँ से तेरे लिए पैसा लेके आएंगे? तो म्यूचुअल फंड भी तेरा क्या है? बच्चा, ठीक है। तुझे मैं बता रही हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, ये दोनों तेरा साथ दे या ना दे, ठीक है। म्यूचुअल फंड पक्का देगा, ये तो शादी करके अमेरिका चली जाएगी, ठीक है। और ये तो वाइफ आ गई तो ए पॉप्स, चल बुढ़ा निकल ऐसा करके बोलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका भरोसा नहीं है लगता मेरे को, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे पापा होंगे तो करना पड़ेगा। जोक जोक, ठीक है। बट फिर ऐसे अगर कुछ किया, सुना कि नहीं सुना? नहीं रे बाबा, अच्छा होगा, इमोशनल हो गया बेचारा, ठीक है। बट नहीं नहीं, समझा कि नहीं समझा? तो तू निकाल देगा उसको, अगर अगर तो ये क्या बोलेगा, हे
मेरा तीसरा बच्चा भी है, तो फिर तुमको ऐसा पता वो नहीं नहीं वो क्या क्या हाँ म्यूचुअल फंड, मुझे कुछ कुछ और ही सुनाई दिया सॉरी 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 सॉरी। अरे पर वो एक मिनट, नहीं नहीं फिर ये लोग ऐसे टेंशन में, पापा कहाँ और अकाउंट ओपन करके रखा है आपने ठीक है। फिर वो आता है वो पता है वो नहीं नहीं वो 3 बार फ्लैश करके और फिर आता है ना वो, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही धूमता ना 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 हाँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सही है ये। तो फिर ये बोलेगा अरे म्यूचुअल फंड, ठीक है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड मेरा बच्चा है। मेरे को पता है मैंने जैसे जितना तुमने इन्वेस्ट किया था ना 1-1 लाख रुपया हर साल, वैसे मैंने म्यूचुअल फंड में भी 1-1 लाख इन्वेस्ट किया था। तुम तो दे नहीं रहे हो। म्यूचुअल फंड ने 15 लाख का 30 लाख कर दिया है या 50 लाख कर दिया है। तो बोले कि पापा इधर ही रहना, कोई जरूरत नहीं है किधर जाने का, देखा बचा गया ना वापिस। ठीक है समझ रहा है कि नहीं। सिर्फ म्यूचुअल फंड को टाइम दो ग्रो करने के लिए, जैसे बच्चे को टाइम देते हो ना ग्रो करने के लिए, वैसे म्यूचुअल फंड को भी टाइम दो ग्रो करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न तो एक्सपेक्ट ही मत करो, नहीं मिलेगा। ठीक है 1 ईयर में तुम एक्सपेक्ट करोगे 1-2 ईयर्स रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा। या तो मीडियम टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। मीडियम टर्म भी कम रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म रखा ना बहुत ज्यादा रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बट देन यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। ठीक है मतलब रेड होते जाएगा ऐसा नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ ना रेड हो गया है, बट यू हैव टू बी पेशेंस कि कभी ना कभी वो ग्रीन होगा। फिर नहीं हुआ तो अभी तुम्हारा नसीब, अभी क्या कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे रिटर्न मिलेगा बेटा, मीडियम या तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा। ठीक है वो याद रखना। अच्छा मुझे बताओ, डायरेक्ट इन्वेस्ट करना एनी टाइम इज वेरी बेटर, मैं ऐसा नहीं बना, पर अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट किया ना तो पता है हमेशा मार्केट के ऊपर है ना ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मुझे देखना पड़ता है, अच्छा मैंने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया तो कोल इंडिया का शेयर देखती रहूंगी, आईसीआईसी का देखती रहूंगी, भारतीय एयरटेल का देखती रहूंगी, विप्रो इन्फोसिस सबका देखती रहूंगी मैं। ठीक है यहाँ पे ऐसा कितना कुछ नहीं है ना, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इजी है, प्लस वो तो बहुत इजी है, प्लस इतना सब संभालने का झंझट नहीं है, तो कन्वीनियंस ज्यादा है ना। सो म्यूचुअल फंड में हमेशा, क्योंकि तुमको तो क्या करना है, सवेरे सवेरे उठ के नौरा देखो तुम, ठीक है पता नहीं नौरा डोरा जो देखना है देखो, और तू एनिमे देख, ठीक है वो उठ के देखो, म्यूचुअल फंड को अपना काम करने दो। बट अगर तुमने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया तो तुमको मार्केट देखना ही पड़ेगा, समझ रहा है, क्योंकि तुम मैनेज कर रहे हो ना फंड्स को। अरे नहीं समझ रहा है, समझा। तो कन्वीनियंस कहाँ ज्यादा बेटर है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वर्क कहाँ कम होगा, म्यूचुअल फंड्स में यूनिट है यार, यूनिट सर्टिफिकेट होल्ड करके भूल जाओ यार, बस हो गया, यूनिट रखा है ना आपने तो वो होल्ड करके भूल जाओ। समझा कि नहीं समझा। सो यहाँ पे क्या हो गया, लेस, हाँ मोर कन्वीनियंस मतलब लेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखूं, ठीक है लेस एडमिनिस्ट्रेशन। डाउट है बेटा। सो देखो एडवांटेजेस बेटा, मैं एक बार देखो इसको इसको 2 मिनट समझा देते म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, वरना उसको आगे का चैप्टर ही नहीं समझेगा। म्यूचुअल फंड मैंने स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है बेटा, वो एसेट्स को पुल करता है, मतलब इन्वेस्टर से, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर से, और फिर वो इन्वेस्ट करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है, एक में नहीं डालता, बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। फिर क्या करेगा वो, जनरेट इनकम, इनकम जनरेट करेगा, पैसा मिलेगा ना उसको, ठीक है पैसा मिलेगा। फिर वो पैसा अपने पास नहीं रखेगा, वो वापस किसको लौटा देगा, इन्वेस्टर्स को, अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ा बहुत डिडक्ट करेगा और किसको लौटा देगा, इन्वेस्टर्स को। अभी समझा बेटा, ओके ठीक है अभी बेटा यहाँ तक समझा, एडवांटेज समझा। एडवांटेजेस ढूंढा तुमने बुक पे, कहाँ मिला है लिखा है, बहुत पीछे होगा, कौन सा मिला, हाँ देखो ना प्लीज पढ़ो पढ़ो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लिखा होगा, फिर फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन लिखा होगा, नेक्स्ट फिर कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने लेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, तुम लोग कन्वीनियंट लिख सकते हो चलेगा। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पेपर वर्क बहुत कम होगा। देखो अगर तुमको दिखेगा ना डायग्राम, तो डायग्राम में मैंने पेपर वर्क कम कर दिया है, किया है ना बेटा।
और डाइवर्सिफिकेशन में देखो मैंने वो नेवर कीप, हाँ बास्केट वाला, ताकि तुमको याद रहेगा ये सब, समझा। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, रिटर्न पोटेंशियल मिलेगा ना, कभी मिलेगा बेटा, या तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में मिलेगा। और लो कॉस्ट, अच्छा लो कॉस्ट के, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कभी कभी क्या होता है ना, बहुत कम हो जाता है, ब्रोकरेज कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते रहो ना, ले बेच, तो ब्रोकरेज ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट समझ रहा है कि नहीं समझा बेटा? ठीक है, अभी दो पॉइंट बाकी रह गए होंगे, एक लिक्विडिटी और एक ट्रांसपेरेंसी। वो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मुझे दो और कॉन्सेप्ट कराने हैं। ठीक है, पहले वो दो कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर लिक्विडिटी पे आएंगे, ट्रांसपेरेंसी पे आएंगे, फिर हम लोग डिसएडवांटेज आएंगे, मतलब एडवांटेज हुआ ना तो रिस्क भी देखेंगे ना, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज क्या है, तो रिस्क भी क्या है, तो रिस्क भी देखना है। इतना करेंगे तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। अच्छा अभी बोर्ड पे, हाँ सिर्फ बोर्ड पे, हाँ बोलना, हाँ चलेगा, लिखना। अच्छा अभी क्या है ये, क्या है, पिज्जा की टॉपिंग्स, हाँ करेक्ट। पिज्जा किसको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। बहुत कम जन होंगे जिसको पिज्जा अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा लगता है, खाना है, हाँ रुक जा, चीज बस खाना है, हाँ चीज बाहर निकल रहा है, 3D इफेक्ट। तुमको आता ही नहीं डायग्राम से ना, तुम सीखो मेरे पास। ठीक है, तो रुक जाओ उसको खाने दे पहले। ठीक है, अच्छा अभी ये पिज्जा है ना, मैंने बनाया, मैंने, ठीक है, बेचारा पक्का जाएगा हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं खाना बनाती ना तो कोई भी जाता हॉस्पिटल, जाने दो। ठीक है, क्योंकि मुझे आता नहीं खाना बनाना। ठीक है, हाँ तो फैक्ट है, उसमें डरने का क्या है। हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता, पता है, हाँ मतलब मैगी आता है, चाय आता है, पानी उबालना भी आता है। ठीक है, बस खिचड़ी कढ़ी भी थोड़ा बहुत आता है, दाल, दाल नहीं आता है, राइस आता है, हाँ हाँ उतना आता है। ठीक है, बस उतना ही खाना आता है बस, बाकी और कोई मेरा हाथ के खाना टेस्ट नहीं। घर पे मेड बनाती है, मेड है मेड। ठीक है, अभी समझा। अच्छा रेडी, मैंने बनाया, ठीक है, ट्राई करके यूट्यूब देख देख के। ठीक है, तो मैंने इतना मेहनत किया ना, तो 800 रुपए का पिज्जा। ठीक है, तू चुप रहे। 800 रुपए का पिज्जा है। ठीक है, तो इसने बोला मैम मेरे पास तो 800 रुपया नहीं है। क्या बोला वो, हाँ नहीं, 2 जीरो कम करने को बोला ना तूने। ठीक है, ऐड कर ना, नहीं नहीं बेटा इतना महंगा नहीं बेचते, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा अभी उसने क्या किया, मैम मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने फिर क्या बोला, ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है, तो एक काम करते हैं, तेरे को मैं एक पीस दे देती हूँ। ठीक है, सो उसका भी 3D इफेक्ट होता है। इतना फोर्स कर रहे हो, करो ना फोर्स, मैम ड्राइंग करो, मैम ड्राइंग करो, अरे बोलो, मैम ड्राइंग करो बोलो ना। इतना ऐसे फोर्स करा तो वो करना पड़ेगा ना मेरे को। ठीक है, हाँ हाँ अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये कुछ बोला, हाँ वो समझा मेरे को, बट वो कुछ बोला। ठीक है, अभी उसने क्या किया, पिज्जा एक पीस मांगा मेरे से, तो मैंने एक पीस निकाल के दिया उसको। ठीक है, हाँ तो इधर से कम होना चाहिए ना, तो एक पीस निकाल के दिया। अभी वो मुझे कितना पैसा देगा, 100, 100, मतलब एक पीस का वैल्यू ढूंढा ना तुमने, कैसे ढूंढा,
हाँ, हाँ मतलब डिवाइड किससे, किसको किससे डिवाइड किया बेटा? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीसेस। तो ये देखो एक पीस का वैल्यू मिला ना ₹100, ठीक है, ये एनएवी होता है। म्यूचुअल फंड में ये एनएवी होता है, नेट असेट वैल्यू, मतलब एक यूनिट का वैल्यू। जैसे तुमको अकाउंट्स में एक शेयर का वैल्यू होता है ना, इधर क्या बोलोगे? एक यूनिट का वैल्यू। अरे नहीं समझ रहा है बेटा? समझा? एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट, वापस लिख दो, हिंदी में लिख दो, एक यूनिट का वैल्यू is considered as NAV। so यही क्वेश्चन आता है, NAV कैसे कैलकुलेट करना है, ये सम बन जाएगा तेरा, ठीक है। सम आता है क्वेश्चन नंबर 1A, सम आएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली सर कराएंगे तुमको सम और वो सब, बट मैं एक एक बता देती हूँ तुम लोग को ताकि वो फील आए, ठीक है। एंड यू डोंट कट नोज। मेरा नोज कट करोगे? नहीं प्लीज कट मत करो। सर पूछेंगे बेटा मैम ने आपको एनएवी करा था, हैं? ये क्या होता है? अगर ऐसा किया मैं सपने में आके काली माँ बनेगी, हाँ? ठीक है, मत करना ऐसा। सो यहाँ पे एनएवी का कैलकुलेशन बहुत इजी है। तुमने अगर बोला ना टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीसेस, सेम वे वही होगा नेट असेट। सो एनएवी कैसे कैलकुलेट कर, बट एनएवी का मतलब समझा पहले क्या? नेट एसेट वैल्यू का वो फुल फॉर्म है बेटा, मतलब पूछा, एक यूनिट का वैल्यू, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू। अच्छा अगर सपोज मान लो जब भी मैंने है ना इन्वेस्ट किया था एक यूनिट के वैल्यू में, मतलब सॉरी एक्सेस ब्लू चिप में मैंने इन्वेस्ट किया था, तभी एक यूनिट का वैल्यू ₹50 था, ठीक है। अब जाके ₹60 हुआ है, तो मुझे बताओ मेरा पोर्टफोलियो अप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ? अप्रिशिएट हुआ। और अगर ₹40 हो गया होगा तो डेप्रिशिएट हुआ। तो एनएवी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आपके पास जितना यूनिट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय करो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो का अमाउंट बन जाएगा। समझ रहा है ना कि नहीं समझा बेटा? हाँ ठीक है, जैसे तुम शेयर्स के लिए करते हो वैसे तुमको यूनिट्स के लिए करना है, कुछ अलग नहीं है इधर, समझा? अच्छा एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है, देखो फटाफट एनएवी का फॉर्मूला देखो, नेट असेट्स, नेट असेट्स, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा ये लोग है ना नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब इश्यूड यूनिट्स, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। जितना यूनिट्स उसने इश्यू किया है, तो इश्यूड यूनिट्स डिवाइड, सॉरी नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो तेरे को क्या मिलेगा? एक यूनिट का वैल्यू मिलेगा, दैट इज एनएवी मिलेगा। अच्छा अभी तुमको एग्जाम में नेट एसेट दे दिया है, तुमको एग्जाम में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दे दिया है, तो क्या करोगे? दोनों को डिवाइड करोगे तो तेरे को क्या मिल जाएगा? एनएवी। तुमको लगता है इतना इजी दिया होगा? नहीं, तुमको ये दिया होगा, तुमको ये नहीं दिया होगा, ठीक है, नेट एसेट्स नहीं दिया होगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स का भी अलग से एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो सर कराएंगे बट मैं भी बता देती हूँ। नेट एसेट्स क्या लिखा हुआ है बेटा? नेट एसेट्स मतलब ग्रॉस तो होगा ही ना, तो नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स होंगे, ठीक है। अभी टोटल असेट्स हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि वो एक में थोड़ी इन्वेस्ट करता है, वो तो बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? पोर्टफोलियो। बट पोर्टफोलियो कौन सा, पोर्टफोलियो का कौन सा वैल्यू लेने का? पुराना वैल्यू लेने का कि मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू लेने? करंट वैल्यू, करंट वैल्यू लो। तुमको दो वैल्यूज दिए होंगे, एकदम जब स्कीम चालू हुआ होगा तभी का वैल्यू दिया होगा, और तुमको मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू भी दिया होगा। कौन सा लोगे, कौन सा इग्नोर मारोगे? करंट वैल्यू लोगे, ठीक है। और पूरा स्कीम जब चालू हुआ होगा वो वाला वैल्यू इग्नोर करोगे। यहां तक समझा? अच्छा मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो प्लस उसको जितना भी इनकम आएगा वो ऐड हो जाएगा, रिसीवेबल्स ऐड होगा, ऑब्वियसली इनकम ऐड होगा, रिसीवेबल्स भी ऐड होगा, माइनस एक्सपेंसेस।
अरे उसके फंड मैनेजर के सैलरीज और वो सब होंगे ना, फिर कोई लायबिलिटी होगा, क्रेडिटर्स को देना होगा, तो लायबिलिटी भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ प्लस माइनस ही करना है, तो तेरे को क्या मिल जाएगा, नेट एसेट्स। तो इसमें मार्केट वैल्यू दिया होगा एग्जाम में, इनकम दिया होगा, रिसीवेबल्स दिया होगा, एक्सपेंसेस दिया होगा, लायबिलिटीज दिया होगा, प्लस माइनस करो तो तुमको क्या मिलेगा, नेट एसेट्स मिलेगा। नेट एसेट मिला मिला उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसके साथ, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स के साथ डिवाइड करोगे, तो तेरे को एनएवी मिल जाएगा। समझा एनएवी कैसे फाइंड आउट करोगे। अच्छा अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूं, तुम कर लोगे फाइंड आउट। मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 4200 करोड़, ये मार्केट वैल्यू है। ठीक है, स्कीम का वैल्यू 2000 करोड़, एक्सपेंसेस 100 करोड़, रिसीवेबल्स 100 करोड़, लायबिलिटीज 125 करोड़। यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, यूनिट्स आउटस्टैंडिंग 1000 करोड़ या 100 करोड़। आया, कैसे किया, ये लिया पहले, वो ये लिया। अच्छा करो करो शांति से करो, फिर मैं देखती हूँ। ये किया, ये लिया क्या, रुक जा रुक जा रुक जा, सबको कर देते, हाँ वो क्या है सबका, इसको लिया। स्कीम का, जब स्कीम लॉन्च हुआ था ना, तभी का उसका फंड वैल्यू, हाँ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, स्कीम का वैल्यू, जब स्कीम लॉन्च हुआ था ना तो उसका वैल्यू था 60, 40 आएगा, करेक्ट है। अब भी बोला मैंने, तू भूल कैसे गई बेटा। करेक्ट 40.75। अरे स्कीम का वैल्यू बेटा, वो जब भी करंट पोर्टफोलियो लेने का ना, मैं बोली ना, जब भी स्कीम का वैल्यू लेने का, नहीं करंट पोर्टफोलियो, सबको समझा, मतलब ये इग्नोर मारा होगा। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू देखो ऐसे आएगा, इधर देखो 4200 प्लस 100 4300 माइनस 100 वापस 4200 माइनस 125 4075 डिवाइड बाय 100 40.75। समझा, समझा बेटा, स्कीम का वैल्यू दिया ही होगा एग्जाम में, पर वो लेके तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पे कहा मैंने स्कीम का वैल्यू दिया है बेटा, नहीं। अच्छा अभी ये तो इजी हो गया, ऑब्वियसली सर तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम सिखाएंगे, नो नो वरीज, बट समझा कि नहीं समझा। अच्छा एक और सुनो अभी ध्यान से, ठीक है। अच्छा अभी है ना, अगर कभी कभी है ना ये भी नहीं दिया होगा, नेट एसेट फाइंड आउट करना, ये तो नहीं दिया होगा, अभी तेरे को नेट एसेट फाइंड आउट करना है, तेरे को मार्केट वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, प्लस ये दिया होगा, इनकम दिया होगा, रिसीवेबल दिया होगा, एक्सपेंसेस दिया होगा एंड लायबिलिटीज दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, तो ये तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली तुमको सर सिखाएंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड सम है ना। मैं बोल दूं, अगर सपोज सपोज मान लो 4 पोर्टफोलियो दिए हैं, एक्स वाई जेड 3 दिए, ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड ने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स में 100 शेयर्स लिए, वाई के उसने 200 शेयर्स लिए हैं, और जेड के उसने 300 शेयर्स लिए हैं, और सबका करंट मार्केट प्राइस भी दिया होगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे।
कि म्यूचुअल फंड ने एक्स कंपनी के कितने शेयर्स लिए, वाई कंपनी के कितने शेयर्स लिए एंड जेड कंपनी के कितने शेयर्स लिए, वो दिया होगा, ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे चलो मान लो 100 रुपया था, सॉरी यहाँ पे सपोज 90 रुपीज था, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपीज था, और यहाँ पे सपोज 150 रुपीज था, तो पोर्टफोलियो का वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना तुमको। कैसे मिलेगा पोर्टफोलियो का वैल्यू? दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 9,000 होगा, ये 9 प्लस ये कितना होगा, 20,000 हो गया, और ये देख लो 45,000, तो सबको ऐड कर दो तो तेरे को मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मिल गया। समझा? डोंट वरी सर तुमको ये सारे सम्स कराएंगे, बट समझा कि नहीं? एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है वो समझाना, फॉर्मूला समझा, और एनएवी का मीनिंग समझा। अच्छा, ये एनएवी अगर तुमको डेली मिले तो इट्स गुड और बैड? डेली पता चले, मुझे खुद को पता है मेरा एनएवी आज क्या है, क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट पे डिस्क्लोज हो जाता है एंड एवरी डे कैलकुलेट होता है, और एवरी डे तुमको पता चलता है। एट द एंड ऑफ द डे तुमको समझ में आएगा कि तुमने कितना, तुम मतलब तुम्हारा एनएवी कितना है, और एवरी डे कैलकुलेट होके डिस्क्लोज करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? और उतना ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होता है, तुमको ये भी पता चलेगा उन्होंने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किए और कितना कितना इन्वेस्ट किया। मतलब रिलायंस में 10% इन्वेस्ट किया, मतलब उसके जो फंड का है ना, फंड का 10% इन्वेस्ट किया है, इन्फोसिस में 20% इन्वेस्ट किया है, फिर टाटा में 5% इन्वेस्ट किया है, ठीक है, फिर हिंडाल्को में 0.5% इन्वेस्ट किया, तो वो सब भी तुमको पता चलेगा यार। प्लस इतना ही पता नहीं चलेगा, तुम उसकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो फोरकास्ट भी पता चलेगा, मतलब वो लोग क्या सोच रहे हैं और उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है वो भी पता चलेगा। तो इतना वो लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात, मतलब इन्वेस्टर से कुछ छुपाते हैं नहीं, एनएवी डेली डेली कैलकुलेट करके पब्लिश भी करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ट्रांसपेरेंसी इज एन एडवांटेज कि डिसएडवांटेज? एडवांटेज। यहां तक समझा? सो हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गया, एडवांटेज का भी एक कॉन्सेप्ट हो गया और एनएवी का भी कॉन्सेप्ट हो गया। बताओ यार, कोई डाउट है? पूरा समझा? पक्का ना? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, फिर 2 मिनट शांति। कोरल म्यूचुअल फंड एक स्कीम लेके आया, ठीक है, दो टाइप्स ऑफ स्कीम मार्केट में अवेलेबल है, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर तुम ऐसा नहीं पूछा मेरे को मैम किसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना अच्छा है, ओपन एंडेड की क्लोज एंडेड, ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी में भी करो चलेगा, ठीक है, बट वो जो जिसमें वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो देखो, वो फालतू सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ऐसे वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो। वो ब्लू चिप सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करें, जैसे इन्फोसिस है, टाटा है, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, बट सिक्योर, थोड़ा तो सिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं होता है। कहाँ पता था कि ये कौन सा सत्यम इतना बड़ा कंपनी ऐसा बंद हो जाएगा अचानक, पता था? यस बैंक का क्या पता था किसी को? तो सिक्योरिटी जैसा कुछ होता नहीं है मार्केट में भाई, समझ रहा है? तो उतना ऐसा सिक्योरिटी एक्सपेक्ट मत करो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, फिर मत करो, तो बेटर तुम्हारे लिए एफडी है। डर लगता है तो बेटर एफडी है। चल, दो टाइप्स ऑफ स्कीम, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड है। तेरे को ओपन एंडेड स्कीम लॉन्च करना है कि क्लोज एंडेड? ओपन एंडेड। कपिल तेरे को ऑप्शन ही नहीं है, क्लोज एंडेड, ठीक है, समझा? स्टार्ट। अभी ओपन एंडेड स्कीम में कैसा होता है, अगर तूने ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट किया, सपोज ऋतिक तूने ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट किया, मतलब कोरल क्या बोल रहा है? आई एम ओपन, यू कैन कम एनी टाइम। म्यूचुअल फंड तो मैंने बोला ना, बोला नहीं? अरे मुझे क्या लगा, देखो ये बैच बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर ऑब्वियसली है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं, पहले पहले बताओ ये बैच इंटेलिजेंट है कि नहीं है? है। तो तो फिर समझ जाएगा ना तो फिर ठीक है, वो ज्यादा समझते हैं तुम लोग, ठीक है। तो कोरल कौन है? सॉरी, कोरल ने क्या लॉन्च किया, क्या कौन है? कोरल ने क्या लॉन्च किया? ओपन एंडेड। मतलब वो क्या बोल रहा है? मैं ओपन मैं ओपन हूँ,
आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी, कहीं भी ये कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कभी भी क्या बोलते हो यार, कभी भी आ सकते हो। ये कौन बोला बात? पीछे से आया ना किधर से, ठीक है। ये कभी भी आ सकते हो, रुक जाओ अभी मैं वापस कुछ और बोलूंगी। हाँ, कभी भी जा सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन, मैं थकता नहीं हूँ। हाँ, अच्छी कंपनी है, अच्छा अच्छा है ना, वो थकता ही नहीं है, ठीक है। वो कौन सा हो गया, ओपन एंडेड। बट क्लोज एंडेड स्कीम बेचारा थक जाएगा, ठीक है, बेचारा नया नया है, ठीक है, नया नया नहीं है, नहीं, नहीं, पुराना है फिर भी थक जाएगा। तो वो क्या बोलेगा, मैं थोड़े टाइम के लिए ओपन हूँ, आना है। ए रुको, तुमको रुको, आना है तो वही टाइम में आना पड़ेगा। फिर एक बार मैं थक गया तो मैं क्या हो जाऊंगा, क्लोज। फिर तुम उसके बाद नहीं आ सकते हो। तो उसका कौन सा स्कीम हो गया, क्लोज एंडेड स्कीम। उसका मीनिंग समझा क्या? यू कैन बाय एनी टाइम, यू कैन सेल एनी टाइम, यूनिट्स। समझा? तुम यूनिट सोच, हाँ। अरे एक मिनट, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम, ना बोलूं तो प्रॉब्लम। या अरे ऐसा मेरे को है ना किसी ने सिखाया, वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी गुड फॉर अ थियोरी टीचर। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा बोलूं, ओपन एंडेड स्कीम, यू कैन बाय एनी टाइम, यू कैन सेल एनी टाइम, ऐसा करके एग्जाम ले चलू तो कैसे समझेगा तुमको? गुड मॉर्निंग। कितने बजे का लेक्चर था? पर कितने बजे का लेक्चर था? 9 बजे का लेक्चर था। अभी मैसेज कर, एक्चुअली मेरे को पूजा मैम ने बोला भी था कि मैम प्लीज मैसेज डाल देना करके, मैं भूल गई। कल क्यों नहीं आई थी? हाँ, अभी ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, देखो कुछ नहीं समझेगा बेटा, बैठ मत जा, अभी ओपन एंडेड क्लोज एंडेड चल रहा है हमारा, ठीक है। ये बेचारा थका हुआ है, ये एवर रेडी है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। किसको? पार्थ क्या बोला? अरे नहीं नहीं, मैंने समझाया ही नहीं है बेटा, रुक जा। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, ओपन एंडेड में यू कैन बाय यूनिट्स एनी टाइम, यू कैन सेल यूनिट्स एनी टाइम, यहाँ तक समझा? क्लोज एंडेड में यू कैन ओनली बाय यूनिट्स, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड देगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसे बोला 1 मार्च से 15 मार्च, तो बस 1 मार्च से 15 मार्च में ही आप जाके यूनिट्स बाय कर सकते हो। अरे नहीं समझ रहा है? समझा? सेल नहीं कर सकते हो, इधर सिर्फ बाय कर सकते हो। सो वो कौन सा स्कीम हो गया, क्लोज एंडेड स्कीम। मैं कहाँ लिखूं बताओ, जगह ही नहीं है। ये चलेगा ना, ये तो रब करूँ ना, ये तो करूँ यहाँ पे। नहीं, मेरे को थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, तो मैं बोलूँ ये, अच्छा ठीक है, ये अच्छा है, ये बेटर है, ठीक है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, सुनो अभी ध्यान से। ओपन एंडेड में यू कैन बाय यूनिट्स एनी टाइम एंड यू कैन सेल यूनिट्स एनी टाइम। तो यहाँ पे आप बाय भी कभी भी कर सकते हो और सेल भी कभी भी, क्योंकि वो ओपन है। इधर सेल का मतलब रिडीम, इधर सेल का क्या मतलब होता है, रिडीम। तो अगर सपोज मैंने आज बाय किया यूनिट्स, इन यूनिट्स बाय किया, यूनिट्स दे, ठीक है, आज बाय किया मैंने यूनिट्स। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है 5 दिन के बाद भी लग रहा है मेरे को, ठीक है, ऑब्वियसली मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, बट अगर मेरे को 5 दिन के बाद भी तुरंत रिडीम करना है तो मैं कर सकती हूँ, मैं तुरंत रिडीम करके मैं अपना पैसा ले सकती हूँ। समझ रहा है? तो ये कौन सा स्कीम हो गया, ओपन एंडेड। अभी क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होगा, वो एक है ना, एक ऑफर डालेगा, न्यू फंड ऑफर बोलते हैं, एनएफओ। एनएफओ बोले तो न्यू फंड ऑफर। उसने बोला कि 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक ये ऑफर पीरियड है, इसमें तुम आ जाओ, लेना है तो लो, फिर इसके बाद हम, हमारा फंड क्लोज हो जाएगा। नहीं समझा? तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज। सो
क्लोज एंडेड स्कीम में यू कैन बाय ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफाइड period, during specified period, and that period is known as NFO, that is new fund offer. यहाँ तक ये पॉइंट समझा बेटा? अच्छा, तो मैं अभी क्वेश्चन पूछूं, मेरे को आंसर देंगे? अच्छा, यहाँ तक स्टार्ट करें? हाँ बोलना, वही वही वही, रुक जा, आने दे। ठीक है, यहाँ तक शांति से क्वेश्चन पूछते हो, मेरे को आंसर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे ओपन एंडेड स्कीम में आप रिडीम किया कभी भी, यहाँ पे है ना एक मेच्योरिटी पीरियड दिया होगा उसने, 3 इयर्स दिया होगा, 5 इयर्स दिया होगा, मतलब वो बोलेगा शक्ल नहीं दिखाने का तभी तक। और ये क्या बोलेगा, मैं तो ओपन हूँ, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, मैं एवर रेडी हूँ, शक्ल दिखा दे सके। बट वो क्या बोलता है, शक्ल नहीं दिखाने का। कितना टाइम रखना है बोल, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 5 इयर्स। ठीक है, मतलब उसे मेच्योरिटी पीरियड कितना रखा है, 5 इयर्स। अभी प्रॉब्लम क्या होगा पता है, कि अगर सपोज कोई इन्वेस्टर को, सपोज इसने क्लोज एंडेड रखा है, ठीक है, तो तेरे को अभी 5 साल के पहले बेचना है, इमरजेंसी आ गया, शादी करनी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर देखो बेचना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होगा, तो सेबी को चलेगा नहीं। तो सेबी ने क्या बोला है, ये जो क्लोज एंडेड स्कीम है ना, वो तुम लिस्ट करा दो, लिस्ट करा दो, रजिस्टर नहीं, लिस्ट। म्यूचुअल फंड सारे रजिस्टर्ड ही होते हैं, क्या लिस्ट करा दो, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। तो जैसे नॉर्मल शेयर्स तुम बाय सेल करते हो ना, वैसे नॉर्मल यूनिट्स तुम बाय एंड सेल कर सकते हो, लिक्विडिटी मिल जाएगा इसको। ठीक है, मतलब मैम, ठीक है। सो यहाँ पे हाँ, मैं अकेली मैम हूं ना, इसके लिए हर हर टाइम प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ तक समझा? ठीक है, मतलब यहाँ पे है ना लिस्टेड होंगे इसके यूनिट्स, ठीक है, इसके यूनिट्स लिस्टेड होंगे ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और कोरल को अपने यूनिट्स लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेबी उसको बोलेगा ये लिस्ट कर, तो ये क्या बोला, मैं खुद ओपन हूं ना, इन्वेस्टर को चाहिए तो आके वो रिडीम कर सकता है, मैं ओपन हूं ना, तो मैं लिस्ट कराने क्यों जाऊं, उसको क्यों मार्केट में जाना है, मैं हूं ना, मैं दे रहा हूं ना पैसा। बट ये तो ना बोल रहा है ना पैसे देने के लिए, वो 5 साल बोला ना, तो इसके लिए उसको लिस्ट कराना पड़ेगा, इसको लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे लिस्टिंग नो लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, ये समझा? अच्छा, एक रुक रुक, मेरे को खत्म करने दे कोरल। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अभी ऋतिक को बिफोर मेच्योर, हाँ क्षितिज को बिफोर मेच्योरिटी अगर बेचना है, तो वो कहाँ जाएगा, मार्केट में, वहां पे बेच देगा। और अगर उसको एट मेच्योरिटी ही, मतलब वो 5 साल तक होल्ड करके रखा, तो फिर तो क्लोज करा, मतलब तू जा ना, फिर रिडीम करा के आ जा, समझा? मतलब उसके पास 2 ऑप्शन है, बिफोर मेच्योरिटी बेचेगा तो मार्केट में जाएगा, मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, और एट मेच्योरिटी तो ऑब्वियसली कंपनी के पास जाएगा, वो रिडीम करके देखो देगा। ठीक है, और क्लोज एंडेड में तो एक ही ऑप्शन होता है, कंपनी के पास ही जाना है। तो देखो यहाँ पे है ना, देखो हाँ, इधर एक ही वैल्यू होता है। अगर सपोज मान लो मैंने यूनिट्स लिया था, याद आ रहा है, मैंने यूनिट्स लिया था, ठीक है, मैंने 10 रुपए में लिया था, एनएवी क्या था उस दिन का, 10 रुपए। आज कौन सा दिन है, 15 जैन, तो 15 जैन को मैंने लिया, तो 15 जैन पे एनएवी क्या था, 10 रुपया, 10 रुपया। अभी 5, मतलब मैं 5-6 दिन के बाद गई, सब मान लो एनएवी वो टाइम पे 11 रुपीज था, समझा? तो मैं गई, रिडीम करा के आई, मेरे को कितना मिलेगा, 11 रुपीज। मतलब रिडीम कौन से रेट से होगा, मार्केट वैल्यू नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुमको नहीं समझा है फिर। करंट, बराबर बोला है, करंट एनएवी, करेक्ट, जो करंट एनएवी होगा उससे रिडीम हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझा? समझा? तो यहाँ पे कैसे रिडीम होता है, एनएवी से ही रिडीम होता है। यहाँ पे 2 अलग वैल्यू होगा। कैसे? अगर वो बिफोर मेच्योरिटी बेच देता है, बीएम लिख रही हूँ, बिफोर मेच्योरिटी बेचता है, उसको मार्केट में जाना पड़ेगा, तो फिर उसको मार्केट प्राइस मिलेगा, मार्केट वैल्यू मिलेगा। और अगर एट मेच्योरिटी बेचता है, तो एट मेच्योरिटी, एम लिख रही हूँ, एट मेच्योरिटी बेचता है,
तो उसको एनएवी के हिसाब से मिलेगा। अभी समझा है कि नहीं समझ रहा है? अभी समझा? ये समझा? तो कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओपन एंड, क्योंकि लिक्विडिटी दोनों में है, ठीक है। ओनली फर्क इधर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, इधर थोड़ा कम है। ऐसा ऐसा कुछ कम नहीं होता है, तुरंत बिक जाता है, ऐसा इतना नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, कंपैरिजन करो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में। सो लिक्विडिटी इधर मोर लिक्विडिटी लिखो, ठीक है, और इधर लेस लिक्विडिटी एज कंपेयर टू ओपन एंड। लिक्विडिटी खराब नहीं है, बट लिक्विडिटी दोनों में है, ठीक है, बट कंपेयर करने जाओगे तो थोड़ा कम है। समझा? सो लिक्विडिटी होना, लिक्विडिटी समझता ना, यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? एडवांटेज है। तो एक और एडवांटेज मुझे मिला, कौन सा? लिक्विडिटी का। दोनों स्कीम में लिक्विडिटी होता है, एक स्कीम में थोड़ा ज्यादा होता है, एक स्कीम में थोड़ा कम होता है। बताओ, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? मतलब मेरे दो कॉन्सेप्ट वापस हो गए, मेरा एडवांटेजेस तो पूरे खत्म भी हो गए, प्लस ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड भी स्कीम हो गया। बोलो यार। हाँ, अभी तेरा डाउट था यूनिट्स। नहीं, मैंने बोला लॉक इन पीरियड, बोला लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब तुम शेयर्स बेच ही नहीं सकते हो। मैंने तो बोला ऋतिक शेयर्स बेच सकता है, क्षितिज शेयर बेच सकता है, मार्केट में जाके बेच सकता है, तो लॉक इन पीरियड थोड़ी हुआ वो। तो मेच्योरिटी पीरियड और लॉक इन पीरियड में फर्क है कि नहीं है? है। मैंने बोला मेच्योरिटी पीरियड है 5 साल, मतलब वो 5 साल तक रिडीम नहीं करेगा, बस ऐसा बोला है। उससे ऐसा नहीं बोला कि तेरा इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाएगा। तू जाके बेच ना, मार्केट में मिल रहा है, कोई खरीद वाले वाले मिल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में जाके बुक कर दे, जैसे नॉर्मल शेयर्स बेचता है। समझा? हाँ। अरे नहीं बाबा, मार्केट जाएगा तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मालिक कुरल। हाँ हाँ हाँ। समझा? पक्का? न्यू फंड ऑफर। बोलो का बेटा डाउट है? हाँ, 1 मिनट फोटो, बट कोई डाउट है? पक्का? गाइस, ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट में नहीं आया, मुझे पता हो ये घर पे बैठ के आता था तुमको ये सब। और सच्ची में थोड़ा लेवल हाई चला गया ना, स्वेट इक्विटी से लेवल हाई गया कि नहीं? अब इनसाइडर ट्रेडिंग में और लेवल हाई जाएगा, वो लेवल हाई जाता ही रहेगा। इसके बाद तुमको कौन सा चाहिए, इजी वाला चाहिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग चाहिए? मतलब हैवी हैवी खत्म कर दूं पहले, फिर भारी नहीं होगा? चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। फ्रेश फ्रेश होगा तो पढ़ भी लोगे ना वो एक्साइटमेंट में। अच्छा, मैंने है ना तुम्हारे नोट्स में सम्स भी दिए, अगर तुमको इच्छा है करने की एनएवी के सम्स, ठीक है, क्योंकि तुमको फॉर्मूला आ गया है, तुमको मेथड आ गया है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, तुम्हारी इच्छा नहीं है कि सर करा देंगे तो ठीक है, वहां पे कर, तब कर लेना, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। पर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, ठीक है। चलो हम करते हैं, हम किधर तो रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड ऐसा दिया होगा, मिला? पेज नंबर बोल। हाँ, तो रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड वो वाला, और एक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ ये दिया होगा म्यूचुअल फंड्स। पीछे पीछे ये वाला 5, और ये वाला क्या है बेटा? ये पेज नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, वो और स्ट्रक्चर दोनों साथ में हो जाएगा। चलो, चलो फटाफट करेंगे, चलो स्टार्ट। पहले डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, चलो चलो स्टार्ट। अच्छा, अरे रिस्क, अच्छा मुझे बताओ, तुमको म्यूचुअल फंड में मम्मी डैडी नहीं डालते होंगे म्यूचुअल फंड में, क्यों? लॉजिक क्या है, क्यों उनको डर लगता होगा ना? क्या क्या रिस्क, वही तो पूछ रही हूँ, रिस्क क्या इन्वॉल्व है म्यूचुअल फंड्स में? तो हाँ, हाँ, मतलब रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी जाएगा, इंटरेस्ट तो छोड़ो दूर की बात है, प्रिंसिपल अमाउंट भी जाएगा, ठीक है, ओके, फर्स्ट रिस्क होगा। अच्छा, फंड में अगर सपोज तुम्हारा मार्केट एकदम डाउन चलेगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट बहुत रेड हो गया और तुमको लॉस में बेचना पड़ा, तो फंड मैनेजर अकाउंटेबल है कि नॉट अकाउंटेबल है? मतलब फंड मैनेजर का गला पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है। फंड मैनेजर का गला पकड़ने भी गए ना तो वो क्या बोलेगा, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू
मार्केट रिस्क, ऐसा बोल देगा ना, समझा? सो अच्छा, और फंड मैनेजर की गलती होगी ना तो भी वो अकाउंटेबल नहीं है। मतलब फंड मैनेजर ने है ना बराबर मैनेज नहीं किया, या तो फंड मैनेजर ने फोरकास्ट बराबर नहीं किया। मान लो अमीषा फंड मैनेजर है, पता है फोरकास्ट होने वाला है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री बंद होने वाला है, सारा पैसा प्लास्टिक इंडस्ट्री में, तो भी तो उसका गला नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो तो बोल देगी फंड इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पर ये कभी नहीं बोलेगी कि मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने गलती किया फोरकास्ट में, कभी बोलेगी नहीं। तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसको? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को क्या पता नहीं चलेगा कि गलती एक्चुअली फंड मैनेजर की है, या स्कीम का लॉस है, कि एक्चुअली मार्केट का लॉस है। अरे नहीं समझा? समझा? तो ये बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है। प्लस एक और डिसएडवांटेज, मैं कब से सवेरे से स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, जिसको समझ में नहीं आता ना वही म्यूचुअल फंड में डालो, बट जिसको मार्केट समझ में आता है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। लॉजिक में बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या होता है? रिस्क कम होता है। रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। तो रिटर्न मैं बोली भी 10 से 12% रिटर्न मिलेगा, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। बट अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट किया, मैंने कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया, डायरेक्टली 50% रिटर्न है मेरे को, और वो भी पता है 6 महीने में 50%। जस्ट इमेजिन करो, अगर एनुअली करूँ तो 100% हो गया ना। 6 महीने में मेरे को 50% रिटर्न मिला है। तो इमेजिन करो, 100% रिटर्न कम थोड़ी हुआ यार, तो मेरा पैसा डबल हो गया एक साथ। समझा कि नहीं समझा बेटा? समझा? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में से क्या होता है ना, आप फोकस करते हो, की सिक्योरिटीज पे फोकस करते हो, जो अच्छी वाली सिक्योरिटीज है ना उस पे फोकस करते हो। बट अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना तो वो तो डाइवर्सिफिकेशन करने ही वाला है, तो आप वो लोग फोकस नहीं कर सकते हैं। समझ रहा है? तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है, किसके डिसएडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते हो, रिस्क है किसके? म्यूचुअल फंड्स। बट देख, रिस्क तो सब जगह है, एफडी में भी रिस्क है। तुम बोलते हो एफडी में रिस्क नहीं है, बैंक बंद हो गया तो हो सकता है ना, तो फिर एफडी में भी रिस्क तो है ही है, ठीक है? हाँ, बट काफी कम रिस्क है, क्योंकि बैंक बंद हो गया तो भी तुमको आरबीआई एज एन इंश्योरेंस, ठीक है, वो 5 लाख रुपया देते हैं, ठीक है, 5 लाख तक इंश्योरेंस मिलता है, तो वो तो अच्छा है ना यार। समझा? आरबीआई नहीं देता है, बैंक से इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, हर डिपॉजिटर के नाम पे बैंक इंश्योरेंस लेता है। तो वही बोल रही हूँ, कभी भी एफडी बनाया है तुम्हारे मॉम डैड ने, एक बैंक में, एक बैंक में 5 लाख, 5 लाख 10 लाख बना सकते हो, कैसे? 10 नहीं, 15 भी बना सकते हो, कैसे मैं बताती हूँ, ठीक है? सपोज फॉर एग्जाम्पल पार्थ ने एफडी बनाया और मॉम ने एफडी बनाया, तो पहला नाम मॉम का होगा और सेकंड नेम पार्थ का होगा, तो मॉम के नाम पे इंश्योरेंस आएगा। नहीं सॉरी, फर्स्ट नाम किसका मैंने बोला? पार्थ का बोला ना, तो फर्स्ट नाम पार्थ का, नहीं तो पार्थ के नाम का इंश्योरेंस आएगा, ठीक है? अभी वो 5 लाख का एफडी बना दिया, अभी नेक्स्ट 5 लाख का एफडी उल्टा कर दे, मतलब मॉम का नाम पहले कर दे और पार्थ का नाम सेकंड कर दे, तो अभी मॉम के नाम का 5 लाख का इंश्योरेंस, तो तेरा पूरा 10 लाख का सेव हो गया कि नहीं से हो गया? ठीक है, तो तेरे को तो टेंशन ही नहीं बेटा, तेरे तो 10-12 बच्चे होंगे, तो एक ही भाग में बना सकता है। तो समझ रहा है कि नहीं समझा? समझा? डाउट है, क्वेश्चन है, पक्का समझा ना? तो बैंक में भी इतना, बट थोड़ा बहुत तो रिस्क है ना। हाँ, इतना रिस्क नहीं है, तो अगर तुमको रिस्क रिस्क है तो इसमें इन्वेस्ट मत करो। तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होता है रिस्क देख के, तो इसमें इन्वेस्ट तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए फिर एफडी अच्छा है। समझा? तो देखो वहां पे क्लियरली सारा लिखा होगा। फर्स्ट में क्या लिखा है? एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन के कारण वो फोकस लूज होता है, वो बोला ना मैंने, लूजिंग द फोकस। ये फर्स्ट पॉइंट समझा? सेकंड वाला नहीं समझेगा, ब्लू चिप सिक्योरिटी, रुक जाओ। नेक्स्ट थर्ड वाला कौन क्या है? पुअर प्लानिंग। किसका? हमेशा के एग्जाम्पल, उससे प्लानिंग बराबर नहीं किया, पुअर प्लानिंग ऑफ, तो फिर रिटर्न कम होगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? आपने फोरकास्ट बराबर नहीं किया, रिसर्च ही बराबर नहीं किया। मोदी जी के ये सुनने चाहिए थे भाषण, मंटी, हाँ, मोदी जी के भाषण सुनने चाहिए थे। आपने किसके भाषण सुने? किसी और के?
राहुल गांधी के, ठीक है, तो गलत ही इन्वेस्ट करेगी मैडम, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो फोरकास्ट बराबर नहीं किया था, रिसर्च बराबर नहीं था, फोरकास्ट बराबर था, स्टिल फंड मैनेजर इज अनअकाउंटेबल, ऐसा लिखा होगा ना, फंड मैनेजर इज अनअकाउंटेबल। और लास्ट में फेलियर टू आइडेंटिफाई, मैंने बोला था ना, बेचारा इन्वेस्टर फंस जाएगा, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि वो स्कीम का रिस्क है कि वो मार्केट का एक्चुअल रिस्क है। मतलब मार्केट के कारण मेरा फंड डाउन हुआ है कि स्कीम के कारण मेरा फंड डाउन हुआ, यहां तक समझा। एंड लास्ट में पियर कंपैरिजन विद पियर ऐसा लिखा होगा, ठीक है। मतलब ये तो अभी ऑब्वियसली तू इन्वेस्टर होती थी तो तू कंपेयर करेगी ना, यार काश मैंने आईसीआईसी में कैसे इन्वेस्ट किया, मैंने एचडीएफसी में कर लिया होता था तो ज्यादा पैसा मिल जाता था, ये तो मेरा नुकसान हो गया। तो देखो पियर पियर हुए ना, देख आईसीआईसी एंड एचडीएफसी आर पियर, पियर समझता है ना, फ्रेंड्स होते हैं ना, सेम कॉम्पिटिटर, सेम लाइन में, सेम काइंड, ठीक है। तो पियर कंपैरिजन चालू हो जाता है इन्वेस्टर की नजर में। डाउट है तो ये क्या है बेटा? हाँ, वो रुक रुकना, बट ये समझा कि नहीं, ब्लू चिप नहीं समझेगा, रुक जा, ठीक है, स्टार्ट करूं। अच्छा, ब्लू चिप सिक्योरिटीज का मतलब होता है वेरी हाईली प्राइस सिक्योरिटीज, जो बहुत अच्छी कंपनीज होती है, जो रेगुलरली डिविडेंड भी देती है, और वो बंद होने का चांसेस बहुत रेयर है, जैसे टाटा है, इन्फोसिस है, एसबीआई है, ठीक है, हाईली प्राइस होता है। जैसे डीमार्ट है, 4,000 रुपया है डीमार्ट का, ठीक है, इन्फोसिस है, एमआरएफ है, ठीक है, ये सब, नेस्ले है, नेस्ले लगता है तुमको बंद होगा, एशियन पेंट्स है, ठीक है, ये सब हाईली प्राइस सिक्योरिटीज है, ठीक है, तो उसको ब्लू चिप सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो मैम ये एडवांटेज कैसे हुआ, सॉरी माय मिस्टेक, ये रिस्क कैसे हुआ, रुको, क्योंकि ब्लू चिप सिक्योरिटीज तुमको कभी भी हाई रिटर्न्स नहीं देगी, ब्लू चिप सिक्योरिटीज तुमको एवरेज रिटर्न देगी, रिटर्न देगी बट एवरेज रिटर्न देगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लो पार तेरे पास 1,000 रुपया है, ठीक है, और तेरे पास दो ऑप्शन है, एक एसबीआई में इन्वेस्ट करने का, सपोज फॉर एसबीआई का प्राइस अब एग्जांपल 1,000 रुपया चल रहा है, और एक छोटी सी चिरकुट कंपनी है, ठीक है, ऋतिक लिमिटेड, जिसका प्राइस 100 रुपीज है, और तेरे पास कितना पैसा है अभी, 1,000। अच्छा, अगर उसने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया एसबीआई वाला, तो बताओ कितने शेयर्स परचेस कर पाएगा, एक, ठीक है, और सेकंड वाला 10, ठीक है। चलो मार्केट, अगर सपोज मान लो मोदी जी है ना, बहुत यहाँ पे वॉल्यूम में खेल सकते हो, ठीक है, अभी मोदी जी आए ना, वो बहुत सारा एफडीआई और वो सब लेके आए मार्केट में, तो मार्केट ऑटोमेटिकली बूम हुआ, ठीक है, और मार्केट गया तो ये सब सिक्योरिटीज पीछे थोड़ी गए, सब ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एसबीआई भी ऊपर गया, चलो एसबीआई मान लो 100 रुपीज ऊपर चला गया, मतलब क्या हो गया बेटा, 1100 हो गया, और ये चल ज्यादा से ज्यादा 50 रुपीज ऊपर गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 150 हुआ। अभी रिटर्न देखो ना पार्थ को कैसे मिला, अगर तू एक शेयर बेच देगा कितना मिलेगा, 100 रुपया रिटर्न, ठीक है, और ये 10 शेयर बेच दिया, तो पर शेयर इसको 50 रुपया मिला, तो 50 × 10 कितना हो गया, रिटर्न का हायर है, जो कम वाली कंपनी होगी ना उसमें, इसके लोग है ना पेनी स्टॉक लेते हैं, अगर तुमने सुना होगा ये चीज, पेनी स्टॉक लेना है हमको, पेनी स्टॉक, बट वो रिस्क उतना ज्यादा हाई है। सुजलॉन पता है तुम लोग को, सुजलॉन नहीं, मेरे को है ना एक किसी ने बोला था मैम पोलो होटल्स ले लो, पोलो होटल्स ले लो करके, ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 10 रुपए का शेयर था। अगर 10 रुपए का शेयर आप वॉल्यूम में खेल सकते हो ना, आप 1,000 2,000 5,000 स्टॉक ले सकते हो यार आराम से। तो और अगर 10 का 11 भी हुआ और मैंने 5,000 स्टॉक लिया, तो मेरे को 5,000 मिल गया ना एक दिन में, अरे समझ रहा है, हाँ सॉरी, हाँ, ये सारे पेनी स्टॉक है, तुमको समझ रहा है। तो लोग है ना पेनी स्टॉक में वॉल्यूम में खेलते हैं, वो बहुत गलत करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सुजलॉन 15 रुपया था, ठीक है, 10 पे आ गया यार, ठीक है, और वॉल्यूम लिया होता था तो क्या होता था, समझ रहा है, वो गलत है। तो तुमको बोलते हैं ना कोई पेनी स्टॉक ले लो, पेनी स्टॉक ले लो, अच्छा है करके, रिस्क उतना ज्यादा है, सो इससे अच्छा ब्लू चिप लो, बट प्रॉब्लम वही होगा, ब्लू चिप से रिटर्न कम आएगा, एवरेज आएगा, इतना हाई रिटर्न नहीं आएगा, तो ये रिस्क हो गया ना,
इसके लिए लिखा है ब्लू चिप सिक्योरिटीज ऑलवेज गिव्स एवरेज रिटर्न्स। ठीक है, नहीं समझा बेटा? डाउट है, क्वेश्चन है, पक्का समझा? अच्छा 2 मिनट दे दो ना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट है किधर, अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ ये है क्योंकि वो मेरा कनेक्टेड है बेटा, वरना मेरा कल लिंक टूटेगा। किधर तो है स्ट्रक्चर, ये वाला पेज 232, 232। और तू कौन सा पेज बोला? 1 मिनट, तू कौन सा पेज बोला? तो 232 एंड 241 दोनों साथ में हो रहा है। 233 पे, 233 पे मिला स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो मिला। वो 234 पे मिला होगा, मिला। और पीछे भी दिया होगा 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डे, वो मिला। वो सेम है, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट में वो 5 कॉन्स्टिट्यूट अभी करा रही हूँ, 5 कॉन्स्टिट्यूट करा रही हूँ, तो ऑटोमेटिक आगे वाला हो जाएगा। अभी समझा?